वेलकम टू कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस पे एमसीक्यूज़ को। इसके पहले वाले वीडियो पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस की हिस्ट्री क्या है, उसके साथ साथ अगर बैड गवर्नेंस होता है तो कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता है, गुड गवर्नेंस से क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो एक बार देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिलेटेड टू इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। निवेशकों की सुरक्षा से संबंधित समिति कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनके मित्र समिति। आप मित्र वर्ड से रिलेट करके याद कर सकते हैं। और इसे कब बनाया गया था? तो बनाया गया था आपका अप्रैल 2001 में। और इन्होंने जो मेन रिकमेंडेशन दिया था वो था कि जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है, जो उस समय पे कंपनी एक्ट के अंदर है, उसको ट्रांसफ़र करके सेबी के कंट्रोल में रख दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरपोरेशंस आर कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड बाय। निगम को किसके द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाता है? आई होप इसका आंसर आपको आ रहा हो। कॉरपोरेट गवर्नेंस, निगम प्रशासन के द्वारा क्या किया जाता है? रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, कंपनी की क्या वैल्यूज़ हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डर तैयार करते हैं, ये सारी चीज़ें करके उसके बाद कंपनी को निर्देशित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कॉरपोरेट गवर्नेंस। निगम प्रशासन से संबंधित कौन सा सही नहीं है? देखिएगा, यहाँ पे प्रशासन की जगह सुप्रशासन हो गया और भी अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो इंग्लिश एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कभी भी क्वेश्चन पढ़ते हैं और एमसीक्यूज़ है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ध्यान में रखते हैं। पहला है, एवरी कंपनी मस्ट अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज एन ऑडिटर। कंपनी को एक अंकेक्षक के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य होता है, चाहे वो व्यक्ति हो जाए चाहे फर्म हो जाए। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है, द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट अटेंड एटलीस्ट 3 मीटिंग्स इन अ ईयर। स्वतंत्र निदेशक को कम से कम 3 मीटिंग में उपस्थित होना अनिवार्य है। ये स्टेटमेंट गलत है, अभी बता रहे हैं क्यों गलत है। नेक्स्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं कि कम से कम बोर्ड पे एक महिला अवश्य रूप से होनी चाहिए, और मैक्सिमम एक व्यक्ति कितने कंपनीज़ का, कितने पब्लिक कंपनीज़ का डायरेक्टर बन सकता है? तो वो है 15 से अधिक नहीं हो सकता है। तो बाकी के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसलिए नहीं सही है क्योंकि इसने बोला कि कम से कम 3 मीटिंग्स, और इसका आंसर होगा कि एक मीटिंग अगर वो अटेंड करता है, मतलब वो अनिवार्य रूप से एक मीटिंग में रहेंगे ही, तभी वो मीटिंग संपन्न मानी जाती है। तो यहाँ पे 3 मीटिंग की जगह वो 1 मीटिंग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट है, डैश इज टूल फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस। निगम संचालन का एक तंत्र कौन सा है? तो निगम संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका हो जाता है कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन के माध्यम से ही रूल्स रेगुलेशंस, जो स्टेक होल्डर्स हैं चाहे शेयर होल्डर्स हैं, उनसे रिलेटेड रिपोर्टिंग, हर एक चीज़ कम्युनिकेशन के माध्यम से ही किया जाता है। ये दोनों पार्ट नहीं है क्योंकि ये सब मैनेजमेंट के पार्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है, अ पर्सन केम पब्लिक विथ सम मटेरियल इन्फॉर्मेशन अबाउट एब्यूज और नेग्लिजेंस बिहेवियर ऑफ कॉरपोरेट। एक व्यक्ति द्वारा निगम में हो रहे छल कपट या लापरवाही के बारे में जानकारी देना क्या कहलाता है? तो आई थिंक अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो इसका भी आंसर आपको आ रहा होगा। तो जब लोग अपने इनर वॉइस को सुन करके और छल कपट के बारे में बाहर लोगों को जानकारी देते हैं, स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को जानकारी देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विसल ब्लोइंग, पर्दाफाश करना। एम्बिगिटी मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जो मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को बहकाते हैं। और इनसाइडर ट्रेडिंग, ये भी मैंने बताया था कि क्या होता है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन, अभी डिसीज़न हुआ है और वो इन्फॉर्मेशन मार्केट में नहीं आया है, लेकिन कोई अंदर का इंसान उस इन्फॉर्मेशन को किसी और को बेच देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। और इससे भी क्या होता है, शेयर होल्डर्स को लॉस हो सकता है, इसलिए इस पर भी रोक लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। निगम प्रशासन के टोटल 4 सिद्धांत हैं, वो है जवाबदेहिता, जिम्मेदारी, स्पष्टता एवं उचित। तो ऑल ऑफ द एबव होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है, द फ्रेमवर्क फॉर एस्टेब्लिशिंग गुड गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी वॉज ओरिजिनली सेट बाई। किसने रिकमेंड किया था सुप्रशासन और जवाबदेहिता को स्थापित करने के लिए? तो ये है आपका कैडबरी कमेटी। इसका आंसर आप बताइएगा कि कैडबरी कमेटी को कब अपॉइंट किया गया था, चाहे कैडबरी कमेटी को किसने अपॉइंट किया था और कौन से ईयर में अपॉइंट किया था। और एक और चीज़ है इससे रिलेटेड कि उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था दिसंबर 1992 में।
ये आप कमेंट में बताइएगा कि कब कैडबरी कमेटी को रिकमेंड किया गया था, कब बनाया गया था, कौन से ईयर में। नेक्स्ट है द नारायण मूर्ति कमेटी रिकमेंडेशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वॉज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2003। कॉर्पोरेट प्रशासन पर नारायण मूर्ति समिति ने 2003 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने कौन कौन से रिकमेंडेशंस दिए थे, कौन कौन से सिफारिशें की थी। तो उन्होंने विशल ब्लोइंग, पर्दाफाश करना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और ऑडिट कमेटी, इन तीनों से लेकर के रिकमेंडेशन दिया था। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि नारायण मूर्ति समिति को कब बनाया गया था, तो वो होगा 2003। और ये दूसरा वाला क्वेश्चन तो आपका आई थिंक तैयार है। नेक्स्ट है किसी भी कमेटी से अगर क्वेश्चन आता है, मेनली 4 कमेटी हैं आपके जो इससे रिलेटेड हैं, जैसे नरेश कमेटी हो गई, नारायण मूर्ति कमेटी हो गई, फिर कैडबरी कमेटी हो गया, और फिर एक होता है कुमार मंगलम बिरला कमेटी। ये टोटल 4 कमेटीज़ हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि मेन रिकमेंडेशन उनके क्या थे और उसके बाद उनको कब बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अंडर द डैश both internal and external corporate governance mechanism intended to induce managerial actions that maximize profit and shares value। यानी कि कौन से थ्योरी के अंतर्गत बताया गया है कि आप कॉरपोरेट के इस तरीके से मैनेज करिए ताकि कंपनी का लाभ और उनके अंशों का मूल्य बढ़े, अधिकतम रहे। तो ये फोकस करता है शेयर होल्डर्स थ्योरी। शेयर होल्डर्स थ्योरी का मेन फोकस हमेशा शेयर्स के ऊपर ही रहता है। शेयर्स बढ़ेंगे, शेयर्स के वैल्यू बढ़ें, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ें। नेक्स्ट है द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी रिफ्लेक्ट्स द इंडिविजुअल कंपनीज। एक कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस संरचना कंपनी को किस तरीके से दर्शाती है, तो उसके कल्चरल और इकोनॉमिक सिस्टम को दर्शाती है, लीगल एंड बिजनेस सिस्टम और रेगुलेटरी। ये ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ फॉर्म ऑफ। निगम प्रशासन किस तरीके का प्रशासन है, तो ये है सेल्फ रेगुलेशन, स्व नियमन। इसमें क्या होता है कि जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कंपनी वो अपने लिए बनाती है, किस तरीके से वो अपना संचालन कर सकती है। नेक्स्ट आपका है क्लॉज 49 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। क्लॉज 49 किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुमार मंगलम कमेटी। इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो बोर्ड है उसमें कम से कम 50%, जब क्लॉज 49 इंट्रोड्यूस किया था उसी टाइम पे, कि कम से कम जो 50% बोर्ड है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि स्वतंत्र होने चाहिए। दूसरा उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि कंपनी में ऑडिट कमेटी होनी चाहिए। ऑडिट कमेटी रहेगा तो वो हर एक चीज़ का निरीक्षण करेगा, हर एक चीज़ का जांच करेगा, ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज डैश अप्रोच। निगम प्रशासन किस प्रकार का दृष्टिकोण है, तो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखा जाए तो उसमें रूल और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, और जब भी रूल और रेगुलेशन होता है तो वो टॉप टू बॉटम होता है, यानी कि ऊपर जो बैठे हैं मैनेजमेंट वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और नीचे के जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसको फॉलो करते हैं। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच हो जाता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन कास्ट डाउट ऑन कंपनीज। जो खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो कंपनी को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, तो कंपनी की रिलायबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता, इंटीग्रिटी, उसकी अखंडता, ट्रांसपेरेंसी, इन सभी को प्रभावित कर सकती है। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सम ऑफ की इंडिकेटर ऑफ बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाइक। मतलब आप कब कहेंगे कि कंपनी खराब तरीके से प्रशासित हो रही है, उसका काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो जब मिसमैनेजमेंट हो, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो आपका वीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है और ठीक से निर्णय वो लोग नहीं ले रहे हैं, तो माना जाता है कि ये बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो रहा है। ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट इज टूवर्ड। निगम प्रशासन का सबसे अधिक दायित्व किसकी तरफ रहता है, तो वो होता है अंशधारियों के प्रति, शेयर होल्डर्स। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड। एक लिमिटेड कंपनी के खातों का बाहरी ऑडिट करना क्यों आवश्यक हो जाता है, तो कंपनीज एक्ट
2006 में रिकमेंडेशन दिया गया था कि कंपनीज का बाहरी ऑडिट किया जाए। बाहरी ऑडिट करने का मतलब ये होता है कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन, एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा जो कंपनीज को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको अच्छे से ऑडिट करने के बाद, उनको चेक करने के बाद वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसमें ये सब रहे कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो फेयर हैं और उनमें ट्रांसपेरेंसी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज कुमार मंगलम बिरला कमेटी एस्टेब्लिश्ड। कुमार मंगलम बिरला कमेटी कब बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बिरला कमेटी रिकमेंडेशन फॉर गुड गवर्नेंस। सुप्रशासन से संबंधित बिरला समुदाय ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, कुछ सिफारिशें दी थी, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा निम्नलिखित में से गलत है। सबसे पहला है, ऑडिट कमेटी शुड कंटेन 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स विद 1 हैविंग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग नॉलेज। जो लेखांकन है उनमें समिति में 3 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए जिनमें से वित्तीय और लेखा ज्ञान उनके पास होना चाहिए, ये सही है। नेक्स्ट है, रेम्यूनरेशन कमेटी होनी चाहिए जिसमें पारिश्रमिक कैसा होना चाहिए इसके बारे में परिचर्चा होगी, उसके बाद उसमें डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है, बोर्ड शुड होल्ड एट लीस्ट 4 मीटिंग्स इन अ ईयर विद मैक्सिमम गैप ऑफ 4 मंथ्स बिटवीन 2 मीटिंग्स। एक रिकमेंडेशन उन्होंने दिया था कि जो बोर्ड है वो कम से कम 4 मीटिंग्स अटेंड करेगा एक साल में, और मैक्सिमम कितने महीने का गैप हो सकता है 2 मीटिंग्स के बीच में, तो वो था आपका 4 महीना। और इस मीटिंग में वो क्या करेंगे, हर एक पहलू पर जांच पड़ताल करेंगे, जो फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है कंपनी के, जो ऑपरेशनल प्लान्स चल रहे हैं, कैपिटल बजट है, उन सब पे वो निरीक्षण करेगा, तो ये भी सही है। 4th है आपका, डायरेक्टर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 20 कमिटी एंड शैल नॉट एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ मोर देन 5 कमिटीज अक्रॉस ऑल कंपनीज। जो बोर्ड है वो मैक्सिमम 20 कमिटीज़ का बोर्ड बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है, और 5 कमिटीज़ का वो चेयरपर्सन बन सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो मैक्सिमम कितनी कमिटीज़ का डायरेक्टर बन सकता है, वो है 10। आप याद कर लीजिएगा कि बिरला कमेटी ने रिकमेंड किया था कि मैक्सिमम कोई भी पर्सन डायरेक्टर बन सकता है 10 कमिटीज़ का, और उसके साथ साथ वो चेयरपर्सन बन सकता है सिर्फ 5 कमिटीज़ का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है, वो सारे रिकमेंडेशंस आप याद कर लीजिएगा क्योंकि वो क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा करके आपके कैसे भी पूछ सकता है कि कितने मीटिंग्स अटेंड करने होंगे, कितने महीने का गैप हो सकता है, और फिर जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर हैं उसमें कौन कौन से लोग होंगे, कैसे नॉलेज उनके पास होनी चाहिए, तो कैसा भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। बस आप चारों रिकमेंडेशंस याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आपका, मैच द फॉलोइंग। कैडबरी कमेटी है, चारों कमिटीज़ के बारे में दिया हुआ है और उनके जो मेन रिकमेंडेशंस थे उनके बारे में है, तो सामने सामने से दिया हुआ है। कैडबरी कमेटी ने रिकमेंड किया था बोर्ड में एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होने चाहिए। बिरला कमेटी ने रिकमेंड किया था क्लॉज 49 को। नरेश चंद्रा कमेटी ने रिकमेंड किया था रोल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जो स्वतंत्र अंकेक्षण होंगे उनका क्या भूमिका होता है। और नारायण मूर्ति कमेटी ने रिकमेंड किया था फाइनेंशियल नॉलेजेबल डायरेक्टर। तो ये सब सामने सामने दिया हुआ, और उसके साथ साथ इन कौन से ईयर में इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो चारों को याद कर लीजिएगा। याद करेंगे तो वो सीक्वेंस से लिखा हुआ भी है। कैडबरी सबसे पहले आया था 1991 में, बिरला कमेटी आई थी 1999 में, नरेश चंद्रा कमेटी 2002 में, और नारायण मूर्ति कमेटी 2003 में। इनके रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे कैडबरी कमेटी का जो रिपोर्ट था वो सबमिट हुआ था 1992 में। जो नारायण मूर्ति हैं उन्होंने 2003 में ही अपना रिकमेंड कर दिया था, अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया था। ऐसे करके 2-3 इन्फॉर्मेशन और होंगी, वो आप नेट से सर्च करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड MCQs करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।